Dear student, class 12th, subject chemistry, chapter chemical kinetics. Dear student, at this chapter, we are going to learn order of a chemical reaction, zero order, first order, second order, and pseudo order reactions. We will be studied at this video. Dear student, order of a chemical reaction. It is an important parameter of every chemical reaction. It is always determined experimentally and cannot be written from balanced chemical equation. It is also known as concentration dependence of rate and defined as the sum of power which are raised on concentration in term rate equation or rate law. Thus, if the rate of a chemical equation A plus B plus C is equal to product is given by rate law as rate is equal to minus dx by dt is equal to k. Dear student, किसी केमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर या किसी केमिकल के रिएक्शंस के ऑर्डर्स का मतलब एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर से है। ऐसी केमिकल रिएक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसमें हम उसे बैलेंस फॉर्म में रिटर्न ना करके उसके ऑर्डर को हम डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शंस किस अमाउंट और किस पर्टिकुलर टाइम पर इक्विलिब्रियम को अचीव करती है, उस अचीवमेंट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज होता है, यदि हम इसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं तब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशंस रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मीन्स यदि हम किसी केमिकल रिएक्शंस को एक्सपेरिमेंट द्वारा डिटरमाइन करें और यह देखें कि एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रोडक्ट के रेट में कितना डिक्रीजमेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीजमेंट होता है, यदि हम इसे टाइम से के अकॉर्ड कंपेयर कर देते हैं तब हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस अचीव हो जाती है। मीन्स हम एक निश्चित कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का पुटअप करते हैं। रिएक्शंस जीरो से स्टार्ट होती है और जैसे ही रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाता है। यदि हम पर्टिकुलर रिएजेंट ए, बी और सी लेते हैं, ए का एक्टिव मॉस ए, बी का एक्टिव मॉस बी और सी का एक्टिव मॉस सी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने रिएजेंट लिए कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। इनके टोटल मोलर मॉस या मोलर वॉल्यूम में से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो कंटेंट है या पर्टिकुलर अमाउंट है वो एक निश्चित टाइम के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी जो कि ग्रॉस अमाउंट है, इस ग्रॉस अमाउंट का वह अमाउंट जो एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट में चेंज होता है वह रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। हमने ये माना कि कैपिटल ए जो कि अमाउंट है ग्रॉस अमाउंट, कैपिटल बी और कैपिटल सी रिएक्टेंट का ग्रॉस अमाउंट है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। उस ग्रॉस अमाउंट में से स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी वह एक्टिव मॉस है जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर प्रोडक्ट में चेंज होता है। यदि हम इसे रेट ऑफ रिएक्शंस के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करें तो अपन कह सकते हैं रेट इजकल टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स क्या है? ए बी सी जो भी रिएजेंट लिए गए हैं उनका वह एक्टिव मास है जो पर्टिकुलर टाइम में प्रोडक्ट में चेंज होता है। यदि हम इसे सम पावर ऑफ सम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ए टू पावर पी, बी टू पावर क्यू और सी टू पावर आर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो टोटल नंबर निकलता है हमारा रिएक्शंस के रेट का वो सम होता है पी प्लस क्यू प्लस आर का। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी सी जो कैपिटल फॉर्म में लिए गए हैं वो रिएजेंट है और यहाँ ए बी सी के फॉर्म में उन पर्टिकुलर रिएक्टेंट का ग्रॉस अमाउंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उनका एक्टिव मॉस ए का ए, बी का बी, तो जो टोटल ग्रॉस अमाउंट है वो ए बी सी रिएजेंट का लिया गया है
उस ग्रास अमाउंट का एक्टिव मॉस ए का स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी और सी का स्मॉल सी एक निश्चित टाइम इंटरवल पर प्रोडक्ट में चेंज होता है। देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन क्या निकलेगी, सभी का पावर का यदि हम सब निकाल लेते हैं तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस काउंट हो जाती है। मीन्स जो ए बी सी स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट है में भी इक्वल हो सकते हैं, P इक्वल टू क्यू के, Q इक्वल टू आर के, या R इक्वल हो सकता है P के अमाउंट के। ये एक्चुअल कोफिशिएंट है और मे बी डिफरेंट फ्रॉम देम, या तीनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इफ़ द सम ऑफ पावर इज इक्वल टू 1 देन रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इफ़ द सम ऑफ पावर इज 2 और 3 देन रिएक्शन is second order or third order reaction respectively. The order of reaction can also be zero or fractional. Dear student, हम क्या कह रहे हैं कि हमने कोई रिएजेंट लिया, मान लेते हैं हमने रिएजेंट फर्स्ट ए, रिएजेंट बी सेकंड और रिएजेंट सी लेते हैं। मीन्स हमने ए बी सी के फॉर्म में 3 रिएजेंट लिए, उनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। मान लेते हैं ए बी सी जो कैपिटल के फॉर्म में लिए गए हैं, ये उन रिएजेंट का ग्रास अमाउंट है। यदि इस ग्रास अमाउंट का एक्टिव मॉस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एक बार में, वो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी हो, और यदि इस क्वांटिटी को हम पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है माइनस डी एक्स वाई डी टी। डी एक्स वाई डी टी का मतलब रिएजेंट का वह अमाउंट जो डी एक्स है वो डी टी टाइम पर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यदि हम इस डी एक्स अमाउंट ए बी सी का डी एक्स निकालें और यदि वो पी क्यू आर निकलता है और यदि हम इन तीनों का टोटल कर देते हैं, तब हमें किसी रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शंस के ऑर्डर को मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जो भी ये ग्रास का एक्टिव मॉस है, ये एक्टिव मॉस का टोटल कभी 1 भी हो सकता है। यदि n इजकल टू मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n इजकल टू पी क्यू आर 1 निकलता है तो जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यदि इन तीनों का सम 2 निकलता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और यदि इन तीनों का मॉस यदि तीनों का टोटल 3 निकलता है तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। डियर स्टूडेंट, किसी भी रिएक्शंस का ऑर्डर 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। तो चलिए, अभी हमने डिस्कस किया कि किसी केमिकल रिएक्शंस की ऑर्डर का मतलब क्या है। ऑर्डर का रियल मीन्स ये है कि पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक रिएक्टेंट का कितना ग्रास अमाउंट या रिएक्टेंट का कितना एक्टिव मॉस प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, वह इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने पर वह टाइम जो कि कंज्यूम किया जाता है इस एक्टिव मॉस के प्रोडक्ट में चेंज होने पर, यदि इस एक्टिव मॉस को पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए और इन सभी पावर्स का सम निकाला जाए, तो जो भी सम निकलता हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो, वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाती है। मीन्स रिएक्शंस 0 ऑर्डर, फ्रैक्शनल, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर की हो सकती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती हैं उनमें रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास प्रोडक्ट में चेंज होता है, यदि हम उसको कंसंट्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 निकलता है। जैसे डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का यदि थर्मल डिसोसिएशन किया जाता है तो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और हाफ O2 प्रोड्यूस होती है। यदि हम हाइड्रोजन पराऑक्साइड को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं तो ये H2 और हाफ O2 में डिसोसिएट हो जाती है। अमोनियम नाइट्राइड N2 और H2O में डिसोसिएट होता है और नाइट्रस ऑक्साइड N2 और O2 में डिसोसिएट हो जाता है। यदि हम दोनों के सम को टोटल करते हैं तो ऑर्डर 1 निकलता है, इसलिए इन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस मानते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर द टेकन इन व्हिच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ 2 कंसंट्रेशन। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर में हम एक का कंसंट्रेशन के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम 2 कंसंट्रेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे H2 और I2 की रिएक्शन से 2HI मीन्स हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एंड फॉर्म द हाइड्रोजन आयोडाइड। इट आल्सो डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन एंड आयोडीन। नेक्स्ट है मेथिल एथिल एसीटेट मीन्स CH3COO-C2S5 की यदि हम रिएक्शन NaOH से परफॉर्म कराते हैं तब हमें CH3COO और C2S5 मिलता है। ये सभी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस मानी जाती हैं। दीज एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनके रेट आप रिएक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए हमें कम से कम
3 टर्म पर कंसंट्रेशंस के वेरिएशंस को मेजर करना पड़ता है, ऐसी रिएक्शंस को थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के नाम पर जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें जीरो ऑर्डर या फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शंस के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। मीन्स कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डिसोसिएशन पर फ्रैक्शनल ऑर्डर शो करती हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड के डिसोसिएशन से मेथेन और कार्बोनिल मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना पर हमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस मिलता है वो 3/2 या 1.5 देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारी रिएक्शन जीरो ऑर्डर पर परफॉर्म होती हैं। मीन्स मैनी रिएक्शंस आर नोन इन विच रिएक्शन रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ सच रिएक्शन इज जीरो। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जो किसी भी रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती या किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के चेंज पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कंसीडर करते हैं। जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन कांटेक्ट ऑफ मेटेलिक प्लेटिनम। यदि हम मेटेलिक प्लेटिनम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया का क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन परफॉर्म कराते हैं, तब अमोनिया का इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शंस के रेट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस माना जाता है। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ सीन दैट रेट ऑफ रिएक्शंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिएक्शंस का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, उन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के नाम पर जाना जाता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, सीडो ऑर्डर or first order or pseudo unimolecular reactions. The reaction which are not actually of first order but behave so due to altered condition are called pseudo first order reaction. In such a chemical reaction between two substances on reactant is present in large or excess amount. डियर स्टूडेंट, ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की होती तो नहीं है, लेकिन यदि उनको अल्टर कर दिया जाए तो अल्टर या चेंज करने पर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव शो करती हैं, लेकिन वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती नहीं है। ऐसी जो फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव तो करती हैं बट दे आर नॉट बिलोंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मीन्स फॉल्स, मीन्स ये फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शंस दो सब्सटेंस के बीच में परफॉर्म होती हैं जिसमें एक सब्सटेंस ह्यूज अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के नाम पर जानते हैं। डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट तो हमने ये जाना कि रिएक्शंस की ऑर्डर का मतलब क्या है। रिएक्शंस का ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने तक उन रिएक्टेंट के ग्रास अमाउंट में कितना अमाउंट जो कि एक्टिव अमाउंट के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, वो टाइम इंटरवल पर किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यदि प्रोडक्ट में चेंज हुए रिएक्टेंट के अमाउंट को यदि हम पावर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और यदि उन सभी का सम निकालें और यदि वो 1 निकलता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर, यदि उन सभी का सम 2 निकलता है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और यदि उन सब का सम 3 निकलता है तो उन्हें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं। मीन्स ऐसी रिएक्शंस या ऐसी रिएक्शंस जो कि अपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती हैं। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉलिक्यूलरिटी of reaction and complex reaction. We have already discussed that the rate of reactions may not depend upon the stoichiometric coefficient of the reactant in the balanced chemical reaction. This means that a balanced chemical equation does not give a true picture of how a reaction takes place. Thus, it is very rare that the reaction may be completed in one step. In reaction taking place in one step are called elementary reactions, and the reaction which do not take place in one step called complex reaction. In a different step in which the complex reactions take place is called mechanism of the reaction. In each step the mechanism of reaction is elementary reaction. Now according to collision theory,
In order that a reaction may take place, the atom, ion, or molecules of reactant must come close together simultaneously and collide with one another. The number of atom, ion, or molecules that must collide with one another simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of the reaction. In case of elementary reaction, all the atoms, ions, or molecules of the reactant present in the balanced chemical reaction can come together to collide with each other. Thus, such reaction take place in one step. Hence, molecularity is a simple the sum of molecules of different reactant as represented by balanced chemical equation. If reaction involve the decomposition of only a single species, the molecularity is one and it's called unimolecular reaction. Bimolecular reactions involve simultaneously collisions between two species and perform the reaction. And trimolecular or thermocular reactions involve simultaneous collision between three reacting species. It be noted that molecularity is a theoretical concept. Molecularity cannot be zero, negative, fractional, infinite, and imaginary. Molecularity cannot be greater than 3 because more than 3 molecules may not mutually collide with one another. For the most of reactions, the molecularity does not exceed 3 as mentioned above, but we come across many chemical reactions in which large number of atoms, ions, molecules take part in chemical reaction and their simultaneous collision is not possible. Dear student, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी या मॉलिक्यूलरिटी या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का क्या रिलेशन है या क्या होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किसी की केमिकल रिएक्शंस का रेट स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता। मीन्स जो भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कि केमिकल बैलेंस रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो कतई भी स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट से सिमिलर या मैच नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी केमिकल बैलेंस इक्वेशन हमारे द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के डायरेक्शन, हो रहे अमाउंट में चेंज या इक्विलिब्रियम की ट्रू पिक्चर या सही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। मीन्स ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि कोई भी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीटेड हो जाए या कंप्लीट हो जाए। मीन्स अपन कह सकते हैं कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट पर डिफरेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस फॉर्म में रिटर्न किया जाता है। लेकिन एक्चुअली रिएक्शंस बैलेंस केमिकल इक्वेशंस या बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में कभी भी परफॉर्म नहीं होती हैं। मींस बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टायोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिफर होते हैं। मीन्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन कभी भी हमारे केमिकल रिएक्शंस जिस मैनर पर होती हैं उनकी कंप्लीट पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। मीन्स ऐसी रिएक्शन मीन्स डिफरेंट रिएक्शंस जो कि वन स्टेप पर परफॉर्म होती हैं, मीन्स एक ही स्टेप पर परफॉर्म होने वाले रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शंस कहा जाता है। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जो डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप, मीन्स ऐसी रिएक्शंस जो एक या एक से अधिक स्टेप पे परफॉर्म होती हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहा जाता है। मीन्स रिएक्शन टू टाइप की हो सकती हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जो एक ही स्टेप में एकम्प्लिश हो जाती हैं उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन, और जो एक से अधिक स्टेप पर एकम्प्लिश होती हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के परफॉर्म होने में या एकम्प्लिश होने में इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो डिफरेंट स्टेप इनमें इन्वॉल्व होते हैं वही केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म होते हैं। डियर स्टूडेंट, हर स्टेप वह कई स्टेप में से हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शंस की तरह व्यवहार करता है, और यह एलिमेंट्री रिएक्शंस कई स्टेप से होते हुए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को कंप्लीट करती है। डियर स्टूडेंट, हम कोलिजन्स थ्योरी को पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं कोलिजन्स थ्योरी क्या है। डियर स्टूडेंट, जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करते हैं, मिक्स करने पर वो आपस में कोलाइड होते हैं, आपस में लगातार टकराते हैं। कई बार टकराने के बाद एक प्रोबेबल स्टेज ऐसी आती है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में कोलाइड होते हैं तब उनकी एनर्जी और मैटर दोनों इक्वल हो जाते हैं।
बीस वो इक्विलिब्रियम को ऑब्टेन कर लेते हैं और प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। जब तक उन दोनों के बीच में एक्टिव कोलिजन नहीं होगा, वह कोलिजन जिसमें दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, वह कोलिजन एक्टिव कोलिजन्स के नाम पर जाना जाएगा। और कोलिजन्स थ्योरी के अकॉर्ड डिफरेंट रिएक्शन एकम्प्लिश होती हैं। डियर स्टूडेंट, कोलिजन्स थ्योरी की हम माने तो डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एटम और आयन पार्टिसिपेट करते हैं। यह रिएक्टेंट के रूप में जो भी आयन, एटम या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, आपस में टकराते हैं, कोलाइड होने के बाद एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं और इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। मीन्स कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर। मीन्स ऐसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स जो आपस में एक दूसरे से कोलाइड होते हैं साइमल्टेनियसली, और फिर आगे जाकर वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। उन आयंस, उन एटम्स और उन मॉलिक्यूल्स को जो आपस में टकरा कर प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, वह रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, यदि हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करें तो सभी एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट के फॉर्म में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, उन रिएक्टेंट के फॉर्म में प्रेजेंट आयंस जो आपस में कोलिजन्स को परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में पुट अप करते हैं। ऐसी रिएक्शंस एक स्टेप पर होती हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी एक सिंपल टर्म है। ये सम होता है उन सभी मॉलिक्यूल्स का जो कि रिएक्टेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं और कोलाइड होने के बाद ये मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। मीन्स रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज होते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, उन्हें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। यदि रिएक्शंस डीकम्पोजिशन से रिलेटेड है, उसमें एक सिंगल स्पीसीज का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट हो रहा है, तब उसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यदि टू मॉलिक्यूल्स या टू रिएजेंट आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे बाई मॉलिक्यूलर, और ये दो से ज़्यादा तीन मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी ना तो जीरो हो सकती, ना तो नेगेटिव हो सकती, ना तो फ्रैक्शनल हो सकती, ना तो इनफाइनाइट हो सकती, ना तो इमेजिनरी हो सकती। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 या 3 से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं हो सकते। यदि वो एक्चुअली कोलाइड भी होंगे तो एक दूसरे में कोलाइड एक्चुअली ना होकर वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकते। Most of the reactions, the molecularity does not exceed their mentioned above, but we come across many chemical reactions in which large number of atom ion molecules take part in chemical reaction and their simultaneous collision is possible. Dear student, the sequence of step involving in overall reaction is called mechanism of reaction. The complex reaction, different elementary reactions proceed with different rates. The slowest reaction step determine the maximum rate because the reaction cannot proceed faster than its slowest step. It like chances to win the relay race. Competition by a team depend upon the slowest person in the team. For example, decomposition of hydrogen peroxide is catalyzed by iodine in alkaline medium. Dear student, जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, मीन्स ऐसी रिएक्शन जो कई स्टेप में परफॉर्म होती हैं, उनका हर स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शंस की तरह बिहेव करता है। मीन्स एक रिएक्शन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो कई स्टेप में कंप्लीट होगी। कई स्टेप में कंप्लीट होने का मतलब वो कई छोटे छोटे एलिमेंट्री रिएक्शंस को परफॉर्म करेगी। हर एलिमेंट्री रिएक्शंस का रेट आपस में डिफ़र होगा और अलग अलग रेट पर सभी रिएक्शंस क्या होंगी, परफॉर्म होंगी। उन कई 4, 5 या 6 या 10 जो कि एलिमेंट्री रिएक्शंस होगी, उनमें वह रिएक्शन जो सबसे स्लो रेट पर हो रही होगी वह डिटरमाइन करेगी कि मैक्सिमम उस पर्टिकुलर रिएक्शंस का रेट क्या होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम थर्मल डिसोसिएशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, किसकी प्रेजेंस में, आयोडीन और एल्केलाइन मीडियम की प्रेजेंस में। तब क्या देखते हैं हम, ये देखते हैं रिएक्शन इज़ द फर्स्ट ऑर्डर बोथ H2O2 एंड I एविडेंस सजेस्ट दैट रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप। मतलब यह रिएक्शन 2 स्टेप पे होगी। जो दोनों स्टेप होंगे वो बाई मालिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शंस को शो करेंगे। मीन्स जो
आयोडीन का ऑक्साइड IO माइनस बनेगा, ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आपस में डिसोसिएट होगा और डिसोसिएट होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। Dear student, after that we are going to discuss the differences between molecularity and order of the reaction. So dear student, we are going to discuss difference between molecularity and order of reaction. Molecularity means it is a total number of molecules which participate in rate determining step. It is a theoretical concept. It is always a whole number. Molecularity neither be zero nor be fractional. It does not provide any information about mechanism of reaction. It is independent of pressure and temperature. मीन्स मॉलिक्यूलरिटी का सीधा मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो कौन सा स्टेप है जिसके द्वारा उस पर्टिकुलर रिएक्शंस का रेट डिटरमाइन होगा, वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। यह केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो होल नंबर में ही होते हैं, ना तो वो फ्रैक्शनल हो सकते हैं ना तो वो जीरो हो सकते हैं। मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी जो है ना तो वो जीरो हो सकती और ना ही फ्रैक्शनल हो सकती। यह ऐसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देती जिससे हम ये जान सकें कि रिएक्शंस की मैकेनिज्म क्या है और किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर रिएक्शंस पार्टिसिपेट या एकम्प्लिश हो रही है। डियर स्टूडेंट, यह प्रेशर, टेम्परेचर या अदर फिजिकल फैक्टर्स के इफेक्ट या इम्पैक्ट से फ्री होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज़ अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन इज चेंज एंड मे चेंज द रेट। मीन्स एज किसी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स का वो कंसंट्रेशन जो कि चेंज हो जाता है या उसके चेंज होने से यदि केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज हो जाए तो वह पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का नंबर ही उस रिएक्शंस का ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। डियर स्टूडेंट, इसे केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर या तो फ्रैक्शनल हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो, फ्रैक्शनल और इंटीगर्स। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यह केवल हमें यह बताती है कि कोई भी रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपने रेट ऑफ रिएक्शंस को मेंटेन करती है। यह टेम्परेचर, प्रेशर जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा क्या होती है, अफेक्ट होती है या कंट्रोल होती है। अपन कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में उन टोटल मॉलिक्यूल्स का नंबर जो किसी भी रिएक्शंस के रेट को डिटरमाइन करते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके कंसंट्रेशन के चेंज होने से रिएक्शन का रेट चेंज हो जाता है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहा जाता है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शंस की ऑलवेज होल नंबर में होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी पॉसिबल है। मॉलिक्यूलरिटी नाइदर भी ज़ीरो नॉर भी फ्रैक्शनल। मीन्स मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शंस की ना तो ज़ीरो हो सकती है ना तो फ्रैक्शनल हो सकती है, जबकि किसी रिएक्शंस का ऑर्डर जो होता है वो ज़ीरो, फ्रैक्शनल या इंटीगर्स कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी आप रिएक्शन से हमें रिएक्शंस की मैकेनिज्म का कोई आइडिया नहीं मिलता या हमें रिएक्शंस की मैकेनिज्म से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हमें केवल पर्टिकुलर रिएक्शंस की क्या मिलती है, मैकेनिज्म ही देखने को मिलती है। किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी प्रेशर, टेम्परेचर जैसे फैक्टर से इंडिपेंडेंट रहती है, अनअफेक्टेड रहती है, जबकि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर प्रेशर और टेम्परेचर के द्वारा रेगुलेट या कंट्रोल होता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, वी हैव लर्नड दैट concentration dependence of rate is called differential rate equation. It is not always convenient to measure the instantaneous rate because it involves drawing a tangent on concentration vs time curve, then measuring its slope.
it is a complex process and make a determination of order of a reaction a difficult exercise. To overcome this problem, we can integrate the rate equation, thus we obtain a direct relation with experimentally measured quantities. Means, dear student, we have learned that हमने ये सीखा कि डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रेट ऑफ जो रिएक्शंस होता है वो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को मेजर करने के लिए हम ऐसे डिफरेंट स्टेप को क्या कंसंट्रेशन और टाइम के बीच कर्व प्लॉट करते हैं और उसमें स्लोप को मेजर करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसे करते हैं। पहली है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और रिएक्शन इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर। किसी भी रिएक्शंस को हम जीरो ऑर्डर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ऐसी रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। मीन्स a reaction is said to be zero order if its rate is independent of the concentration of the reactant। मान लेते हैं हमने कोई रिएक्टेंट और लिया, उसे एक जनरल रिएक्शन है, रिएजेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं हमने आर का कंसंट्रेशन dx/dt के फॉर्म में लिया, मीन्स d/r/dt इक्वल टू k इक्वल टू A0। आपने देखा होगा कि ए के फॉर्म बाहर की ओर हमने एक कैपिटल ब्रैकेट बना रखा है, ये एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स वह मास जो केमिकल चेंज में क्या होता है, चेंज हो जाता है, उसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। हाफ पीरियड ऑफ अब हमने क्या देखा कि आर जो रिएजेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मीन्स -dr/dt माइनस dr/kdt मीन्स r/kdt। यदि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें मिलता है k = r0 - r/t। r0 का मतलब यहाँ पर यह है कि यह रिएक्शन जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करी, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। चलिए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑल द जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड विद कांस्टेंट रेट। मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कांस्टेंट रेट पर होती हैं, इनका किसी भी रिएजेंट के कंसंट्रेशन के चेंज से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। हाफ लाइफ इज सच रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोर पर लीटर पर सेकंड। देन आती है से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। A reaction is said to be the first order if the rate of reaction depend upon one concentration only। मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट के वन कंसंट्रेशन के इक्वल होती हैं, इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना जाता है। मीन्स आर जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज होगा, -dx/dt मीन्स -dr/r मीन्स -dr/r। सो डियर स्टूडेंट, यदि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को जज करें तो ऐसी रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं जिनकी रिएक्शंस का रेट वन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमने रिएजेंट आर लिया, उसे प्रोडक्ट में चेंज किया, मीन्स -dr/dt इक्वल टू kr -dr/r इक्वल टू kdt -dr/r इंटू kdt। अब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें वैल्यू मिलेगी k इक्वल टू 2.303/t log r0/r। मीन्स यहाँ पर जो हमने प्लेस किया है r0 के फॉर्म में वो इंटीग्रेटेड वैल्यू है जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एनी रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मस्ट ओबे इंटीग्रेटेड लॉ रेट लॉ इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। Means this can be tested in any one of the following ways: substitutional method or graphical method। Starting with a known concentration, reactant are different to each other और हम इसके द्वारा इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। After that, dear student, we are going to study the second order and third order reactions in the next video। Thank you. Have a nice day.